लोग कहते हैं झूठ बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि उसे शब्दों से सजाया जाता है, अलंकृत किया जाता है, उसमें मात्राएं दी जाती हैं। लेकिन झूठ के पांव बड़े कमज़ोर होते हैं। वहीं सच बड़ा बदसूरत होता है, लेकिन उसके पांव इतने मजबूत होते हैं, जिस दिन उठ खड़ा होता है सींग की तरह दहाड़ता है और जिसकी गूंज दसों दिशाओं में सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो ऐसे ही झूठ और ईमानदारी की एक कहानी लेके आई हूँ मैं आज आप सबके लिए। बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों का शासन था। ऐसे में नमक के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया, जहाँ दरोगा की नियुक्ति होने लगी। निषेध ने छल प्रपंच को जन्म दिया और नमक का काला धंधा शुरू हो गया। सम्मानित पद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने पद को छोड़ के नमक के दरोगागिरी करने के लिए ललायित थे, क्योंकि यहाँ पे ऊपरी आमदनी बहुत थी। ऐसे में एक वृद्ध मुंशी जी थे, जिन्होंने अपने बेटे मुंशी विद्याधर, जो अभी अभी अपनी शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे, उन्हें समझा रहे थे कि बेटा, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कभी भी ज़मीन छोड़ सकता हूँ। घर की हालत तुमसे छुपी नहीं हुई है, घर कर्जे में डूबा हुआ है, बेटियों का ब्याह बाकी है। ऐसे में तुम ही घर के मालिक हो, तुम ही देखो। ऐसे नौकरी ढूंढना जिसमें ओहदे का ख्याल मत रखना। ओहदा तो पीर का मजार होता है, असली आमदनी तो चढ़ावे और चादर में होता है, क्योंकि ऊपरी आमदनी ही ईश्वर का आशीर्वाद होता है। वैसे तुम खुद समझदार हो। पिता का आशीर्वाद और उपदेश लेके मुंशी विद्याधर घर से निकल पड़े। ऐसे में उनका धैर्य ही उनका मित्र, उनकी बुद्धि ही उनका पथ प्रदर्शक और उनकी जिम्मेदारी ही उनकी सहायक थी। और वो नौकरी की तलाश में जब निकले तो भगवान की भी कृपा हुई, उन्हें नमक के दरोगा के रूप में नौकरी मिल गई और वो अपने पद पे प्रतिष्ठित हो गए। मुंशी विद्याधर को नौकरी शुरू किए हुए अभी 6 महीने हुए थे। एक दिन जाड़े की रात में वो अपने सरकारी क्वार्टर में सो रहे थे, तो उनके क्वार्टर से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर एक जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक लकड़ी का पुल था। उस पुल पर से बैलगाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। बैल के गले में घंटी बंधी थी, वो टन टन की आवाज़ सुनाई दी। मुंशी विद्याधर फटाफट उठे और सरकारी वर्दी पहन के घोड़े पे सवार होके पुल पे पहुंच गए और पूछने लगे, ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? जवाब मिला, गाड़ियां कानपुर जा रही हैं। मुंशी विद्याधर ने पूछा, ये किसकी गाड़ियां हैं? सबने कहा, ये पंडित दीनानाथ चौहान की है। तो मुंशी विद्याधर ने कहा, गाड़ियों में क्या है? कोई जवाब नहीं आया। मुंशी विद्याधर खुद गए और उन्होंने कपड़ा पलट के देखा तो अंदर नमक था। मुंशी विद्याधर बहुत गुस्सा हुए। कौन है पंडित दीनानाथ चौहान? उन्हें अभी इसी वक्त बुलाओ। सब लोग बोले कि आप पहचानते नहीं हैं, पंडित दीनानाथ चौहान बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े रईस हैं। मुंशी विद्याधर ने कहा, होंगे रईस, लेकिन अभी इस वक्त उन्हें मेरे सामने लाओ, क्योंकि मुझे कानूनी कार्रवाई करनी है। सब लोग स्तब्ध थे, लेकिन पंडित दीनानाथ चौहान के पास ये खबर पहुंचा दी गई थी और वो अपने घोड़े गाड़ी पे सवार होकर वहां पहुंच गए। उन्होंने जब मुंशी विद्याधर को देखा तो कहने लगे, बेटा तुम इतना क्रोधित क्यों होते हो? 500,000 लेके लेन देन खत्म करो। इस पर मुंशी विद्याधर को और गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आप मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित दीनानाथ चौहान ने कहा, नहीं नहीं बेटा, इसे घूस नहीं कहते हैं, मैं बूढ़ा बुजुर्ग हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। पंडित दीनानाथ की इस बात से मुंशी विद्याधर को और भी गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा, एक तो आप नमक का काला धंधा कर रहे हैं, ऊपर से मुझे रिश्वत दे रहे हैं, मैं अभी इसी वक्त आपको गिरफ्तार करता हूँ। पंडित दीनानाथ चौहान ने उन्हें लगभग 40,000 रुपये देने का ऑफर किया, लेकिन मुंशी विद्याधर ने कहा, आप 40,000 तो क्या 40 लाख भी देंगे तो भी मैं अपने काम को नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी इसी वक्त आपको अरेस्ट करता हूँ। और मुंशी विद्याधर ने पंडित दीनानाथ चौहान को अरेस्ट कर लिया। अगले दिन कोर्ट में कार्यवाही हुई। मुंशी विद्याधर ने देखा, पंडित दीनानाथ चौहान वनराज की तरह चल रहे हैं और बाकी सरकारी कर्मचारी की तरह दुम हिलाते हुए उनके पीछे चल रहे हैं। ये देख के मुंशी विद्याधर को बहुत गुस्सा आया। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और वकीलों ने मुंशी विद्याधर को गलत साबित कर दिया और ये साबित कर दिया कि पंडित दीनानाथ चौहान पे लगाया हुआ सारा इल्ज़ाम झूठा है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दी जाए। ये सुन के मुंशी विद्याधर का खून खौल उठा, पर वो कुछ कर न सके।
पंडित दीनानाथ चौहान बाइज्जत बरी हो गए और इधर अगले 6 महीने में मुंशी विद्याधर को उनके पद से निष्कासित कर दिया गया। मुंशी विद्याधर घर लौट आए। घर लौट आने पे पिता ने बात करना छोड़ दिया, पत्नी ने मुंह फेर लिया, बहनों ने साथ छोड़ दिया। तो मुंशी विद्याधर को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगे कि ईमानदारी की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। एक दिन शाम को सब बैठ के चाय पी रहे थे, उसी वक्त एक घोड़ा गाड़ी मुंशी विद्याधर के दरवाजे पे आके रुकी। सब ने देखा उसमें पंडित दीनानाथ चौहान बैठे हैं। उनको देख के मुंशी विद्याधर के पिता दौड़े हुए पंडित जी के पास गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, माफ़ कर दीजिए पंडित जी, मेरा पूत ही कपूत हो गया है, इसीलिए इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो पंडित दीनानाथ चौहान ने कहा कि नहीं नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं विद्याधर से मिलने ही आया हूँ। तो विद्याधर ने कहा, क्या काम है पंडित जी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। तो पंडित दीनानाथ चौहान ने कहा, मुझे इसी अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, इसीलिए आया हूँ। ऐसा कहते हुए पंडित दीनानाथ चौहान ने एक लेटर जिस पे स्टैम्प किया हुआ था मुंशी विद्याधर की तरफ बढ़ा दिया और कहने लगे, इसे गौर से पढ़ो। मुंशी विद्याधर ने उसे पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था, पंडित दीनानाथ चौहान उस इलाके के सबसे बड़े रईस थे, उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। उन करोड़ों की संपत्ति के इकलौते मैनेजर मुंशी विद्याधर को बनाया जा रहा था। हर महीने 6,000 रुपया वेतन और रोज की कमाई और साथ में एक घोड़ा गाड़ी और रहने के लिए एक बंगला दिया जा रहा था। इस पर मुंशी विद्याधर ने पंडित दीनानाथ चौहान को कहा कि ये आप मुझे क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। तो पंडित दीनानाथ चौहान ने कहा, मैं इतने सालों से इतने लोगों से मिला हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो जज्बा है, जो जोश है, जो जुनून है, आज तक मैंने किसी में नहीं देखा। बेटा, तुम्हारी इस ईमानदारी ने मुझे आज खरीद लिया। आज से मैं तुम्हें अपने रियासत के मैनेजर के रूप में नियुक्त करता हूँ। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो इस पर साइन कर दो। ये देख के मुंशी विद्याधर के आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने उस पत्र पे साइन कर दिया। तो पंडित दीनानाथ चौहान ने कहा, सदैव ऐसे ही रहना, कभी मत बदलना। और ऐसा कह के वो अपने घोड़े गाड़ी पे बैठ के चले गए। तो देखा आपने, समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन ईमानदारी की जीत जरूर होती है और जिस दिन उसका परचम लहराता है, झूठ का झंडा अपने आप झुक जाता है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।